नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो इस वीडियो में कुछ जो हिडन पॉइंट्स है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा बजाज फिनसर्व के बारे में। देखिए बेसिकली बजाज फिनसर्व के आज का जो प्राइस है अराउंड 1500 के आसपास। तो बेसिकली इस तरीके से प्राइस नहीं था, कंपनी अराउंड 1300-1200 रुपीज के आसपास आ गया था। तो इस तरीके से रुपीज में क्यों आया था, क्योंकि एक टाइम कंपनी 17,000 के ऊपर चलने वाला कंपनी में जब 1:10 रेशियो का स्प्लिट दिया गया तो 17,000 रुपीज का शेयर 1700 रुपीज तक आ गया था। उसके बाद गिरावट का माहौल देखने को मिला कुछ दिनों से। उसके बाद 1300 रुपीज तक आ गए थे, सॉरी 1300 के भी नीचे भी आ गए थे। और अभी देखिए कंपनी अराउंड 1500 के आसपास चल रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन यही पूछा गया कि सर बजाज फाइनेंस भागेंगे कब, क्योंकि मान लेता हूँ स्पीड दिया है, सब कुछ दिया है, इतने दिनों में एक ही रेंज में काम किया, तो कंपनी भागेंगे कब। तो यही क्वेश्चन बार बार मुझे मुझे पूछा जाता है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप बेस्ट नहीं, टॉप अगर एनबीएफसी एनबीएफसी और टॉप एनबीएफसी के साथ साथ टॉप बैंक्स, तो टॉप प्राइवेट बैंक्स, इसको एक बार जरूर रिसर्च करना। तब आपको पता चलेगा कि जो टॉप एनबीएफसी कंपनीज है और टॉप जो बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, उस दोनों में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला। कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कर ले, कितना भी मतलब फाइनेंशियल डेटा पब्लिश कर ले अच्छा, तो भी इस कंपनी भागेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक कोई डिसीजन इस कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद गवर्नमेंट कौन बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट बनने के बाद जो डिसीजन होगा, उस डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस और इन बैंकिंग के ऊपर ही जाएगा। तो तब इस सारे कंपनीज अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो पी रेशियो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो एक सस्ते पी रेशियो के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप पी रेशियो को एक बार चेकआउट करना। देखिए एक टाइम पी रेशियो कहाँ तक चला गया था, 72 के आसपास, और आज कहाँ पे है, 30 के आसपास है। इसका मतलब वैल्यूएशन वाइज तो सस्ते में ही हुआ ना। 30 के पी रेशियो देखने को मिला 5 साल में एवरेजली, और जो एवरेज देखने को मिला कितना, 39, और अभी करंट कितना चला है, 30 के आसपास। तो ऑब्वियसली एक सस्ते दामों में कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का गुड क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी का हाईली ग्रोथ, 20% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में। साथ ही साथ कंपनी का 10 सालों में सेल्स ग्रोथ 27% के आसपास ग्रोथ। तो इतना शानदार ग्रोथ करने वाला कंपनी क्या रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत दिनों के, एक्चुअली सचमुच देखा जाए तो बहुत दिनों तक, मतलब अराउंड 2021 से लेकर 2024 तक जो जर्नी, अराउंड 3 से 4 साल तक कुछ भी खास परफॉर्मेंस इस कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिला। तो देखिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं इस मार्केट के ऊपर, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री लेवल मिला, उसका भी कुछ यहाँ पे मतलब कोई भी फॉल आपको देखने को नहीं मिला, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि जो काफ़ी ध्यान पैटर्न यहाँ पे बना है, उस पैटर्न के हिसाब से कंपनी यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश भी किया था, फिर से नीचे आया। तो इसका मतलब यहाँ से कंपनी कुछ टाइम होल्ड करना चाहते हैं, इस लेवल में कुछ टाइम बने रहना चाहते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। बाकी बजाज फिनसर्व के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा चर्चा करना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि केपीआई ग्रीन के ऊपर हर कोई व्यक्ति अभी ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो पब्लिक हो। क्योंकि अगर इस कंपनी के ऊपर में एक बार इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड है उसके पास ना के बराबर होल्डिंग था, मगर एफएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक दिक्कत है, और वो बड़ा दिक्कत है। ऑब्वियसली वो दिक्कत क्या है, कंपनी के जो प्रोमोटर के पास 53% होल्डिंग है। इस 53% में 45% होल्डिंग क्या किया गया है, प्लेजिंग किया गया है। अभी ये प्लेजिंग होता क्या है, जो बिगिनर है मार्केट में उसके लिए बता दूं, एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। मान के चलिए आप एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, इसके लिए आपका मान के चलिए 20 लाख का लोन चाहिए। तो 20 लाख का लोन लेने के लिए बैंक क्या बता रहा है कि आपका अगर घर है, आपका अगर जमीन है, तो उस जमीन और घर को मुझे गिरवी रखो मेरे पास, तब मैं आपको 20 लाख का लोन दूंगा।
तो आपने क्या किया, उस ज़मीन और घर को गिरवी रखकर लोन उठाया। उसी तरीके से कंपनी में क्या होते हैं, कंपनी के जो प्रोमोटर होते हैं, उस वो अगर लोन लेना चाहे बैंक से, वो अगर पैसा उठाना चाहे मार्केट से, तो वो क्या करते हैं, खुद के शेयर को गिरवी रखते हैं। इस शेयर को गिरवी रखना मतलब इसको प्लेजिंग कहा जाता है। तो प्लेजिंग जितने दिन तक रहेगा, उतना ही प्रोमोटर के लिए खतरा बनेगा, क्योंकि ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। मान के चलिए प्रोमोटर कल पैसा जो उधारी लिया खुद के शेयर को प्लेजिंग रखकर, अगर वो छुड़वा नहीं पाए तो वो तो शेयर तो खुद के हाथ से जाएगा। तो तब प्रोमोटर बाहर हो जाएंगे, तब इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इस कंपनी का हालत बिगड़ देंगे। तो इसी सोचने के बाद बहुत सारे कंपनीज के ऊपर लोग अवॉइड करते हैं। शायद मुझे लगता है इसीलिए इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी से थोड़ा सा दूरी रहा। और ये पहली बात है। दूसरी बात ये भी है कि इस कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो मार्केट कैप है, वो सिर्फ 11,700 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट कैप भी उतना बड़ा नहीं है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी है तो हाई रिस्क तो है। तो इस रिक्सी को सामने रखते हुए देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर कुछ पोजीशन यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। बाकी देखिए कंपनी के ऊपर धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से कंपनी इस बार भी एक रेंज के बेसिस में प्रॉफिट को ठीक ठाक ही किया। हाँ, उतना ज़्यादा हुआ नहीं, इसके चलते है कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ रिजल्ट आने के बाद ही एक करेक्शन हुआ था, लोअर सर्किट देखने को मिला था। उसके बारे में रिकवरी भी कर दी है और आगे बढ़ने का कंपनी कोशिश भी कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला, और कंपनी बार बार एक ही रेंज को रिटेस्ट करने के बाद ही वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हायर लेवल को ब्रेक करने के बाद, इस 2155 इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है केपीआई की ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है डीमार्ट। तो डीमार्ट आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। और इस कंपनी के जो फाउंडर है आप सभी जानते हैं, राधा किशन दमानी जी, जो आज राकेश झुनझुनवाला के नाम सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग राधा किशन दमानी जी के बारे में नहीं जानते हैं। मैं एक आपको पॉइंट बता दूं, राधा किशन दमानी जी ही राकेश झुनझुनवाला जी के गुरुजी है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ राकेश झुनझुनवाला जी को सिखाया है। और आज राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के बिग बुल नाम से जाना जाता है, उस उन्हीं के कारण। तो राधा किशन दमानी जी का जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर है। अगर खुद ही जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोमोटर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखने को मिलेगा राधा किशन दमानी जी, उनके पास 34% का होल्डिंग था और उन्होंने कुछ स्टेक को बेचा। अभी भी उनके पास 23% के आसपास होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने इसी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्योंकि इस कंपनी का सॉरी इस बिजनेस का फाउंडर उन्होंने खुद किया। और जो वॉलमार्ट है, अमेरिका के सबसे बड़े रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी, उस वॉलमार्ट से बिजनेस को सीख कर इंडिया में सबसे जब पहले इंडिया मार्ट के डी मार्ट के शुरुआत किए थे। और उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी कुछ अलग लेवल में है। शायद इसीलिए इस कंपनी कभी भी लॉस का सामना नहीं किया, हमेशा खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। हाँ, इस बार थोड़ा सा दिक्कत तो आया, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रिलायंस जिस तरीके से हर दिन में 2 न्यू आउटलेट ओपन कर रहा है, उस बेसिस में डीमार्ट के ऊपर थोड़ा सा तो झटका लगेगा। और इसी झटके के कारण मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में करेक्शन देखने को मिला। और लास्ट कुछ टाइम ऑफ पीरियड में जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर गिरावट का सिचुएशन बना था, वही कारण के वजह से एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी इस बार रिजल्ट थोड़ा सा खराब करेंगे। देखिए, हमेशा हर कोई प्रोडक्ट एक के साथ दूसरे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आए तो उस अच्छा आने से पहले ही देखना मार्केट भागना स्टार्ट कर देंगे। अगर रिजल्ट बेकार आएगा तो उससे पहले देखना मार्केट गिरना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, ये 100% श्योर नहीं है। तो अराउंड मैं बहुत टाइम तक देख चुका हूँ, अराउंड 80% इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में ही मार्केट रिएक्ट करते हैं। तो बाकी डीमार्ट के ऊपर मैं एक चीज़ को आपको साथ शेयर करूंगा। अगर देखेंगे कंपनी का जो इस बार रिजर्व है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कर्जा कम होता देखने को मिला है। फिक्स्ड एसेट कंपनी को वो शानदार देखने को मिला। यही कंपनी की सबसे खासियत है, क्योंकि कंपनी जहाँ जहाँ पे खुद का आउटलेट ओपन किया है, सबसे पहले उस जमीन को खरीदारी किए, उसके बाद उन्होंने खुद बिल्डिंग बनाया, उनके बाद उसके बाद ही वहाँ पे रिटेल काउंटर ओपन किया। अब कहने का मतलब है कि इसमें कंपनी का क्या फायदा, कंपनी का तो लॉस है। अगर वो भाड़े पे ले ले तो इतना खर्चा नहीं पड़ता, जमीन खरीदने का खर्चा, उसके साथ साथ बिल्डिंग बनाने का, और भी बहुत सारे अलग अलग खर्चा होता है। तो बेसिकली कंपनी का ओनर का कहना है कि अगर कल कंपनी के ऊपर कोई भी दिक्कत आए, तो मेरा जो प्रॉपर्टीज है, जो जमीन मैंने खरीदारी करके प्लान इस तरीके से मॉल ओपन किया, रिटेल काउंटर ओपन किया, वो जमीन को मैं बेचकर मेरे बिजनेस को स्टेबल कर सकता हूँ, बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकता हूँ।
तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। इंडिया में हमेशा हर कोई व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करे ना करे, अगर पैसा हाथ में आए तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर वो निवेश जरूर करता है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आप समझदार है मेरे से ज़्यादा, तो ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक ही बात कहूँगा कि डीमार्ट के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था तब कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और जब ब्रेकआउट किए तब इसके ऊपर एक एंटी बना, और एंटी बनने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, और फाइनली इस लेवल को टच अगर करें, इस लेवल को अगर टच करें तो मुझे 21% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी टारगेट कब बनेगा उसका तो कोई भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन में नहीं दे सकता, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये कहना गलत होगा कि इसी दिन में टारगेट होगा, इसी टाइम में टारगेट होगा। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि कुछ टाइम और पीरियड लग सकते हैं, कुछ थोड़ा सा मंथ लग सकते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है डीमार्ट के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनीज। तो एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस का अनाउंसमेंट करने वाला है, क्योंकि पहले भी एक बार बोनस दे चुके हैं। तो कंपनी बोनस और डिविडेंड एक साथ अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो डिविडेंड पहले पिछली बार जो डिविडेंड दिया था 2023 में, और 2023 में ऑलमोस्ट 2 बार डिविडेंड दिया है। तो कंपनी डिसाइड किया है 2000 मतलब 2023 में दिया था, 2024 में फिर से वो डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आई होप में सारी जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। और हाँ, मेरे इस सारे पॉइंट्स एज एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जाता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र तो नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है तो सारे पॉइंट्स को सीख कर जानकर काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।